वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को स्टडी किया था। यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो कंक्लूड हो चुका है। यूनिट नंबर 5, डिफॉर्मेशन एंड प्रेशर इन सॉलिड्स। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में हमारे पास हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम पहले उनको सॉल्व करेंगे। ये अगर आप देख सकते हैं तो जस्ट अ मिनट। यस, तो ये पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज। आपने बताना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है। क्या वो रबर है, क्या वो वुड है, क्या वो ग्लास है, या फिर क्या वो स्टील है। याद रखिएगा कि एक रिलेशन जो कि हमारी बुक में डिस्कस नहीं हुआ वो ये है कि elasticity is directly proportional to rigidity। जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा रिजिड होगा उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना रबर को देख के। तो ये देखें, रबर, वुड, ग्लास और स्टील, इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा रिजिडिटी है वो स्टील की है। तो इसका मतलब है स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यही बियर कर सकता है फॉर अ गिवन स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट देखें, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। आपको याद होगा कि हमने हुक्स लॉ को पढ़ा था। हुक्स लॉ को हमने दो तरह से पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एक तो हमने इस तरह से पढ़ा था कि फोर्स जो है वो एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इन इलास्टिक लिमिट। दूसरा हमने कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दूसरा हमने ये कहा था। तो हुक्स लॉ जो है, अगर आपको ग्राफ याद है तो ग्राफ जब मैंने आपको बनवाया था तो ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि जो पहली स्ट्रेट लाइन है जहाँ तक हुक्स लॉ जो है वो इस तरह से मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए थे आपके सामने। ये 4 पॉइंट थे। यस, ये जो पॉइंट था ये प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट था। मतलब यहाँ तक अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हमने स्ट्रेस ली थी और इसी तरह हमने यहाँ पे स्ट्रेन ली थी। तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो हुक्स लॉ यही तो कहता है। तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ऑल राइट। आगे देखें कि आपके पास तीसरा एमसीक्यूज है। ये देखें, तीसरा एमसीक्यूज है, अ मैस ऑफ 2 किलोग्राम इज हंग बाय अ स्प्रिंग। हमारे पास इस तरह से एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने मैस हंग किया जिसका मैस जो है वो 2 किलोग्राम है। ओके, विच डिस्प्लेसेस इट थ्रू 5 सेंटीमीटर। उसने इसको डिस्प्लेस किया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस स्प्रिंग के साथ जैसे ही मैंने हैंग किया है, ये स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुआ है ये 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हुआ है। ओके, तो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास ये 5 सेंटीमीटर है। अगर आप इस 5 को 100 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.05 मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ओके, फिर आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में F इज इक्वल टू के एक्स। हमने क्या फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमने फाइंड करना है, इसको हम एक साइड पे रखेंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी F ओवर एक्स। एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, डिवाइड। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स गिवन नहीं है लेकिन मैस गिवन है। तो यहाँ से हम वेट निकाल सकते हैं mg, जो कि फोर्स के इक्वल होगा। तो मैं पुट कर सकता हूँ mg ओवर x। सिंपल वैल्यूज पुट करें, m कितना है मेरे पास 2, g कितना है 9.8 और x कितना है मेरे पास 0.05। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 400 न्यूटन पर मीटर। ये सभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो बेसिकली 400 न्यूटन मीटर आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो अल्फा है। ऑल राइट। फोर्थ देखें, मटीरियल्स विच डिज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। पहले मैं इसको रिमूव कर दूँ अगर आपने इसको नोट कर लिया तो, ठीक है। यस, आगे देखें ज़रा,
ऐसे मटेरियल्स जो कि अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर सकते आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड प्रोड्यूसिंग डीफॉर्मेशन आर टर्म्ड एज। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि मैंने जब आपको ग्राफ बनवाया था स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, तो मैंने कुछ इस तरह से पॉइंट्स बनाए थे ऐसे, और मैंने इतने हिस्से को कहा था कि जो जिन मटेरियल्स का ये वाला हिस्सा यहाँ तक इलास्टिक लिमिट तक ग्राफ बनता है, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स। और जो इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ को पार कर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक वो कंडीशन होती है जब मटेरियल के अंदर परमानेंट चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम उसको डीफॉर्म करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन नहीं करता। आई रिपीट, प्लास्टिक मटेरियल्स जो हैं, कि प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मटेरियल जो है वो डीफॉर्म होता है और वो अपने आप को रीगेन नहीं करता। जबकि इलास्टिक सिटी में क्या होता है कि वो अपने आप को रीगेन कर लेता है इलास्टिक लिमिट से पहले पहले। तो वो कौन से मटेरियल होंगे, वो प्लास्टिक मटेरियल होंगे। ओके, ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो है उसका यूनिट क्या होता है, एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल में आपने बताना है। तो इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है दैट इज पास्कल। अब यहाँ से आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये PSI का एब्रीवेशन क्या है, स्टैंड फॉर, व्हाट डज इट टेल यू। ऑलराइट, तो ये आपकी असाइनमेंट है कि PSI का आपने बताना है। न्यूटन का आपको पता है दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। बार का भी आपने पढ़ रखा है कि वेदर फॉरकास्टिंग में हम जो प्रेशर का यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज मिली बार एंड बार। लेकिन ये PSI जो है इसको आपने फाइंड आउट करना, कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 है, यस, विच विल एग्जर्ट ग्रेटर प्रेशर। आपने बताना है कि इनमें से ये 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ जो है वो लिविंग बीइंग्स भी हैं। आपने बताना है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा लगा रहा है। तो सबसे पहले आप याद रखें कि प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपने यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में लाजमी कन्वर्ट करना है। तो आप देखें पहला ऑप्शन है हमारे पास 3 ग्राम। अब ये ग्राम जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाय 1000, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में, ये बनेगा 0.0003 किलोग्राम। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मिलीमीटर मतलब कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसके साथ प्रीफिक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶, यस, -6 मीटर स्क्वायर। यस, तो आपने इस 1 मिलीमीटर को भी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ऑलराइट, अब आप इन दोनों को यहाँ पे जो है वो वेट, क्योंकि यहाँ पे आपने मैस लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ओवर एरिया। तो जब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन ए के लिए, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, मैंने पहले से कैलकुलेट किए हुए। यस, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 30,000 पैस्कल आंसर आएगा। मतलब कि इसके लिए 30,000 पैस्कल ऑप्शन ए का आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ऑप्शन बी है दैट इज 4000 किलोग्राम एलिफेंट एंड टोटल एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन mg/a, क्योंकि हम प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जब आप इसको पुट करेंगे, तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है कि अगर आप इसको पुट करते हैं 4000 को, तो ये आएगा 80,000 पैस्कल। तो इसका आंसर आएगा 80,000 पैस्कल प्रेशर का, इसी इक्वेशन से आएगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी है, अ गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम वेयरिंग हील शूज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने इसको मीटर स्क्वायर में करना है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटी जो होता है वो 10⁻⁻2 होता है। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है यूनिट का, तो सेंटी का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटी का स्क्वायर जो होता है वो -2 का जो स्क्वायर होगा वो -4 होगा। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इस गर्ल का जो है वो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट आएगा आपके पास 80 मिलियन। यस,
ये जो लड़की प्रेशर एक्सर्ट कर रही है दैट इज 80 यस पास्कल, 80 मिलियन पास्कल। यस सॉरी 8 मिलियन, जस्ट लेट मी चेक। यस ये 8 मिलियन है, ये 80 मिलियन नहीं है। ओके ये लगता है लिखने में गलती होगी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यस अब ठीक है। ओके नेक्स्ट देखें, अ लोडेड शिप ऑफ मैस दिस एंड हैविंग एरिया 600 मीटर स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आएगा 36666.6 मीटर स्क्वायर, और सॉरी पैस्कल, जस्ट अ मिनट। ये पैस्कल में हम क्योंकि प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये पैस्कल में आएगा। अब आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये 30,000 पैस्कल है, ये 80,000 पैस्कल है, ये 8 मिलियन पैस्कल है, और ये ऑलमोस्ट 3,66,666 पैस्कल है। तो ऑब्वियसली ये 8 मिलियन पैस्कल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो आपने याद रखना है कि ये इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन सी है। तो अगर इस तरह का एमसीक्यूज आपको आता है तो आपने इसको सॉल्व करना है, पहले आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप ये डिटर्मिन नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑल राइट, यहाँ तक ओके। चलें आगे चलते हैं। यस यहाँ देखें ज़रा, अब यहाँ पे हमारे पास है कि उसने कहा है कि आपने कन्वर्ट करना है 1000 मिली बार्स को, किसमें, किलो पैस्कल में। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखें 1000 मिली बार। तो मिली जो है आपको पता है कि मैं लिख लेता हूँ 1000 10⁻³ मिली की जगह मैंने क्या लिख दिया 10⁻³। और 1 बार अगर आपको याद हो, 1 बार जो था दैट इज 1.00 इंटू 10⁵ पैस्कल, ये इसकी वैल्यू थी। तो आप सिंपल यहाँ पुट कर दें तो ये होगा 1 इंटू 10⁵ पैस्कल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये बनेगा 1000 इंटू 10⁻² पैस्कल। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाऊँ तो ये बनेगा 100.0 इंटू 10⁻³ पैस्कल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 किलो पैस्कल। 10⁻³ जो है वो किलो की इक्वल होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो देखें क्या होगा, 0.1 किलो पैस्कल, 1 किलो पैस्कल, 10 किलो पैस्कल या फिर 100। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है, दैट इज 100 किलो पैस्कल। तो आपने जब भी कन्वर्जन करनी होती तो आपने इस बात को याद रखना है कि आपने ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शंस में यूनिट कौन सा आ रहा है और प्रीफिक्स कौन सी आ रही है। तो आपने अपने आंसर को मोल्ड करना है उस यूनिट में भी और उस प्रीफिक्स में भी। ठीक है, मुझे इस वजह से पता था कि मैंने इसको किलो पास्कल बनाना है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह किलो पास्कल दिया गया है। तो ये भी आपने याद रखना होता है। ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यस यहाँ देखें ज़रा, नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल्स टू। यस, अब ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी है जो कि हमने बैरोमीटर में पढ़ा था। अब ऑप्शन में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। कैसे करेंगे, आपको पता है कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है, इसको हम ज़रा साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है वो बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ऑल राइट, तो मुझे चाहिए 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 1 रहेगा मिलीमीटर ऑफ Hg, और ये 760 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 760। तो जब आप 1/760 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सही ऑप्शन जो है वो 1.316 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। ऑल राइट, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ। यस, आपने बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस तरह से मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से करते हैं,
बैरोमीटर से करते हैं, मैनोमीटर से करते हैं, थर्मोमीटर से। तो हमने पढ़ा था कि हम जो कॉमनली जो है वो बैरोमीटर यूज़ करते हैं, जबकि मैनोमीटर जो है वो हम डिफरेंट फ्लूइड्स के प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, नॉट फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलराइट, थर्मोमीटर का आपको पता है कि थर्मोमीटर जो है उससे हम जो है वो टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। हाइग्रोमीटर जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी लिक्विड की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, वो कितना डेंस है। ओके, आगे चलें जी। यस, तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीजेज विद। जी, आपने पढ़ा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा होता अगर स्टैटिक लिक्विड लिखा होता, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि हम स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो यही होगा कि प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। सो दिस एच वाज डेप्थ, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो लिक्विड में डेप्थ के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऑलराइट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट। जी, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। उसकी वजह ये है कि एयर जो है वो थिन होती जाती है। जब एयर थिन होती जाती है तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आपने बताना है कि इन सब में से कौन सा ऐसा सिटी है जो सबसे एलिवेटेड है, ये जो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पर मौजूद है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मरी है ये सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो कम होगा। ओके, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है। यस, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमारे पास एक गर्ल है जिसका मास 50 किलोग्राम है और उसने हील्स पहनी हुई हैं, और उस हील का जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये बेसिकली इक्वल होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कन्वर्जन कैसे होती है तो आप नोट करें कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ मीटर पे नहीं है, सेंटी पे भी है। तो सेंटी की पावर क्या होती है, -2। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो क्या बनेगा, 10⁻⁴ 7 मीटर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, यस, द प्रेशर शी एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। तो जो प्रेशर ये एक्सर्ट कर रही होगी उसको हमने फाइंड करना है। वी नो दैट P is equals to mg/a. So what is the mass of the girl? That is 50 and g is 9.8, and what is the area? That is 2 into 10⁻⁴. ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें से कोई भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आता है 25 इंटू 10⁻⁵। यस, इसका आंसर आता है 25 इंटू 10⁵ पैस्कल। जी, तो ये आपने याद रखना है कि इनमें करेक्शन की ज़रूरत है। ये सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत है। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 25 इंटू 10⁵ या 2.5 इंटू 10⁶, वट एवर यू वुड लाइक टू राइट। ओके, तो इस तरह से आप इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। MCQ नंबर 13 है, डाइवर्स वियर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। यस, आपने देखा कि स्किन टाइट सूट्स जो हैं वो डाइवर्स पहनते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है। उसने हमें ऑप्शंस दिए हैं कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर को बियर करने के लिए। तो देखें डाइवर्स का काम क्या है। डाइवर्स जो हैं वो डेप्थ में जाते हैं, तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो उनके ऊपर जो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है। तो वो जो स्किन टाइट सूट्स होते हैं वो इनको एक्सेसिव प्रेशर से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बनाया इस तरह से जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि हाई प्रेशर को बियर करने के लिए वो स्किन टाइट स्विमिंग सूट्स पहनते हैं। ऑलराइट, 14 है, इन अ स्टेशनरी फ्लूइड है द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी। यस, तो हमने जब प्रेशर इन अ फ्लूइड या प्रेशर इन अ लिक्विड फाइंड आउट किया था तो वहाँ मैंने ये बताया था आपको
कि प्रेशर का ताल्लुक दो चीज़ों से हो सकता है, जैसे तीन चीज़ों से, रो जी एच। या तो अगर फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ जाए तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, या जी की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, या फिर डेप्थ बढ़ जाए तो जो है वो हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें कि इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ विद डेप्थ ओनली, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ओनली, ये हॉरिजॉन्टली का तो हमारे पास फार्मूले में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, नाइदर विद डेप्थ, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। MCQ नंबर 15 है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी स्मॉलर व्हेन ही। तो सबसे पहले देखें, वो आपसे कह रहा है कि एक इंसान सबसे जो कम प्रेशर है वो किस पोजीशन में लगा सकता है। तो मुझे पता है कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये फोर्स जो है ये वेट के इक्वल है तो पर्सन का वेट जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है एरिया के साथ। जिस पोजीशन में वो सबसे ज़्यादा एरिया ग्राउंड के साथ टच करेगा उस पोजीशन में प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो आप देखिए, स्टैंड ऑन बोथ फीट, अगर दोनों पाँव पे खड़ा होगा तो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेगा, क्योंकि एरिया बहुत कम है, प्रेशर जो है वो ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। सिट्स ऑन द ग्राउंड, अगर वो बैठ गया तो अब एरिया पहले से बढ़ चुका है तो अब प्रेशर कम हो जाएगा। स्टैंड ऑन वन लेग, अगर एक टांग पे खड़ा हो जाएगा तो फिर एरिया कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। स्लीप्स ऑन द ग्राउंड, अगर वो बिल्कुल लेट जाएगा तो वो मैक्सिमम एरिया जो है वो ग्राउंड के साथ टच होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम डिक्रीमेंट इन प्रेशर आएगा। तो इस कंडीशन में जो है वो प्रेशर सबसे कम होगा। ऑल राइट, तो यहाँ तक जो है वो हमने जो है वो MCQ को सॉल्व कर लिया। और टाइम है हमारे पास 15 मिनट है, तो हम MCQ स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास अभी टाइम है लेक्चर में तो हम नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ज़रा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे हम। ओके, जो पॉसिबल है अभी वो हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, देखें, कंसीडर अ स्प्रिंग with a spring constant of this, so this is the value of spring constant K. If a force of 500 Newton is applied to the spring, what will be the displacement of the spring? तो आपने x को फाइंड करना है, आपको f की वैल्यू जो है वो सॉरी ये इसके साथ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, f की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है। ओके, तो यहाँ देखिएगा ज़रा, हम वाइट बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। दैट इज़ जस्ट अ मिनट, यस, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। ये है जी न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डेटा। तो डेटा मैंने जैसे आपको दिखाया कि हम एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास। यस, तो हमारे पास 8000 जो है, यस, हमारे पास 8000 जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और फोर्स जो है वो 500 है। तो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो डेटा में हमारे पास फोर्स जो है वो 500 न्यूटन है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दैट इज 8000 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, ओके, यहाँ तक जो हमने देख लिया, उसके बाद हम देखें सॉल्यूशन को देखते हैं हम। यस, ओके, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने जो फाइंड करना है दैट इज एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, वी नो दैट, हमें इस बात का पता है कि F इज इक्वल्स टू के एक्स। तो x को हमने फाइंड करना है, k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके k जो है वो f के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू f ओवर x। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f, सॉरी ये मैंने शायद गलत लिख दी है, ये k आएगा यहाँ पे,
यस के, ठीक है। तो x मैंने फाइंड करना है, k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फोर्स की वैल्यू क्या है 500 और मेरे पास जो k की वैल्यू दैट इज 8000। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, यस जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर आएगा 0.0625, 0.0625 मीटर, ठीक है। अब चूंकि बुक में हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है, तो अगर आप इसे जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, तो नेक्स्ट जो है दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, यस ये देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है कि इन अ फोर्स मल्टीप्लायर। मैंने जब कल हाइड्रोलिक लिफ्ट को पढ़ाया था तो मैंने साथ आपको ये बताया था कि हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। अ स्मॉल पिस्टन जो है उसका डायमीटर जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो D1 की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। एंड लार्ज पिस्टन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर जो है दैट इज D2। ऑलराइट, अच्छा, इफ 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, सो मीन्स टू से F1 जो है वो 250 न्यूटन है, देन हाउ मच फोर्स विल बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज पिस्टन, सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड F2। ऑलराइट, आपने F2 जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम जो है वो बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं। यस, न्यूमेरिकल नंबर 2 है और उसका डेटा हम लिखने लगे हैं यहाँ पे। सो डेटा जो है हमें क्या कुछ गिवन है। यस, तो अगर मैं इसको देख सकूं तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा कि D1 जो है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्मॉलर पिस्टन है, तो अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो ये बन जाएगा 0.15 मीटर। इसी तरह से D2 मुझे गिवन है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 0.30 मीटर। ऑलराइट, तो F1 जो है वो मुझे गिवन है दैट इज़ 250 न्यूटन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड F2। F2 जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो यहाँ देखें आप कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, यस, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के केस में हमने ये बात पढ़ी थी कि प्रेशर P1 एक पिस्टन पे और दूसरे पिस्टन पे बराबर होता है क्योंकि फ्लूइड इनक्लोज होता है। सो P1 इज इक्वल्स टू P2, सो वी नो दैट F1 over A1 is equals to F2 over A2। ओके, तो पिस्टन जो है वो बेसिकली डिस्क की फॉर्म में है, तो डिस्क की फॉर्म में अगर होगा तो उसका जो एरिया है उसका जो एरिया है यानी कि एरिया जो है वो याद रखें कि ये पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सर्कल की फॉर्म में पिस्टन है। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, F1 ओवर पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 पाई R2 का स्क्वायर। अगर आप नोटिस करें तो ये पाई और पाई यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी F1 ओवर R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 ओवर R2 का स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो आपको पता है कि अगर हम डायमीटर का हाफ करें, अगर डायमीटर का हम हाफ करें तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, रेडियस की। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स से दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द डायमीटर, तो अगर मैं इसका ये हिस्सा लूँ तो ये रेडियस नहीं हो जाता। तो अगर मैं डायमीटर को 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास रेडियस आ जाता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा। इसको मैं रेस कर लेता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा F1 ओवर
R1 किसके बराबर होगा, D1 स्क्वायर बाय 2, क्योंकि D बाय 2 था तो ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू F2 ओवर D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं तो ये यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है 4, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 4F1 ओवर D1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4F2 D2 का स्क्वायर। अगर आप नोट करें तो ये 4 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, और मैंने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज F2 मैंने फाइंड करना है। तो मैं F2 को एक साइड पे रखूंगा, देखिएगा ज़रा कि मैं F2 को एक साइड पे रखूंगा, ये D2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा F1 इंटू D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर। तो जब सिंपल मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, यहाँ देखें, तो अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, यस ये देखिए ज़रा, तो अगर मैं यहाँ पे F2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 250 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2 इज 0.30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर, D1 इज 0.15 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, सो दैट विल बी 1000 न्यूटन। यस, F2 विल बी 1000 न्यूटन। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो है वो मज़ीद तीसरा, चौथा और पांचवा न्यूमेरिकल जो हैं वो रहते हैं। तो इस तरह करते हैं कि हम इन 3 न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में कैरी कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपकी कोई इन MCQs और इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो वो आप लाजमी पूछ सकते हैं, रियल टाइम क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और मैंने आपको आज एक असाइनमेंट दी है कि व्हाट इज़ PSI, ये अगर आप ढूंढ लें तो आपने इसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, स्टे कनेक्टेड विद अस, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।